मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है 11th अकाउंट्स में? चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स, अकाउंट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। इसमें हमने पहले क्या डिस्कस किया था? अकाउंट्स की मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण। अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? हिसाबी पद्धति के उद्देश्य। हिसाबी पद्धति क्यों रखी जाती है, उसके क्या क्या उद्देश्य है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट उद्देश्य क्या है? स्थायी रिकॉर्ड रखना। जो धंधे के अंदर जो व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों क्या स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई भी हम व्यवहार करते हैं तो आपने देखा होगा, कोई भी हम बाजार में से चीज परचेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको कुछ बिल वगैरह वाउचर मिलते हैं। उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ऑन रिकॉर्ड का स्थायी रखते हैं और वह लंबे समय तक हमारे धंधे में पड़े रहते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट, प्रत्येक व्यवहार की हिसाबी असर दर्शाना। धंधे में जो व्यवहार हुए हैं उन व्यवहारों की असर दिखा देते हैं। जो असर उधार भी हो सकती है और जमा भी हो सकती है। उधार और जमा कैसे होगी आगे चलकर हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कोई भी जो व्यवहार होते हैं उसके दो असर मुख्य होती है, उधार और जमा। ठीक है। आगे जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट आएगा उसके बेस पर मैं आपको बता दूंगा किस तरह से उसकी असर उधार होती है और किस तरह से जमा होती है। ठीक है। तीसरा उद्देश्य है प्रभावशाली तथ्यों को जानना। कई सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो धंधे को लाभ पहुंचाते हैं और कई सारे व्यवहार ऐसे होते हैं कि धंधे को नुकसान करते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, धंधे में हम लोग हर महीने वेजेस से 50,000 पे कर रहे हैं, पर हमारा जो प्रॉफिट ही है सिर्फ 40,000, तो क्या कर रहे हैं? धंधे में 10,000 नुकसान कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इस जगह पर वेजेस को कम लेके आएंगे, खर्चा कम करेंगे, इससे फ्यूचर में हमको नुकसान कम हो या ना हो। ठीक है ना। तो प्रभावशाली जो धंधे को नुकसान कर रहे हैं वो रोकेंगे, जो ज्यादा बेनिफिट करे ऐसे व्यवहारों को क्या इस तरह के जो हमको ज्यादा बेनिफिट करे इस तरह से हम काम करेंगे, इससे हमको ज्यादा लाभ। ठीक है। इसके बाद निर्धारित करना। जो अकाउंट्स है मेनली किस पर्पस से बनाए जाते हैं? धंधे में हमको कितना फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा, हमारी टैक्स की लायबिलिटी कितनी होगी, उसके लिए हम लोग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? टाइम टू टाइम हमको एडवांस टैक्स वगैरह भरे जाते हैं। हर 3 महीने में हमको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी उसके हिसाब से ही हम लोग अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, और जो टैक्स वगैरह होते हैं एडवांस में ही पे कर दिए जाते हैं। पूरा साल हुआ तभी नहीं पे किया जाता, हर 3 महीने में हमको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए एक अंदाजा लगाया जाता है कि हमको कितना कर पे करना पड़ेगा, कितना हमारी उसके प्रति लायबिलिटी होगी, वह हम लोग तय करेंगे। ठीक है। इसके बाद देवा का प्रमाण तय करते हैं। हमने जो क्रेडिट में जो वस्तु या कुछ भी परचेस किया है, माल क्रेडिट पर परचेस किया है, मिलकत हमने उधार पर खरीदी है, तो उसके प्रति क्या होगा? भविष्य में उसको हमको रकम चुकानी पड़ेगी। ठीक है ना। आज हमने फर्नीचर 10,000 का उधार में खरीदा तो क्रेडिट में खरीदा, सामने वाले के प्रति हमारी जवाबदारी बन जाती है कि हमको फ्यूचर में उसको 10,000 पे करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग को भी माल वगैरह उधार पर परचेस करते हैं तो भी हमारी जवाबदारी बन जाती है कि फ्यूचर में हम लोग उसको अमाउंट उतना पे करना पड़ेगा। उसके थ्रू, किसके थ्रू? अकाउंट्स के थ्रू जान सकेंगे, हिसाबों के थ्रू जान सकेंगे कितना हमारा देवा का यानी पेमेंट कितना हमको भविष्य में करनी है। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट, लेना का प्रमाण तय करना। जिस तरह से हमने उधार पर माल खरीदा उसी तरह से हमने उधार पर माल बेचा भी होगा। ठीक है ना। जिसको माल वगैरह बेचते हैं तो फ्यूचर में उनको रकम मिलेगी। जिसको उधार पर माल बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? डेटा कहा जाता है। ठीक है। देनदार कहा जाता है, यानी कितना हमको लेना है, कितनी लेंगे हमको भविष्य में पैसा मिलेगा, तो हमारे क्या हुआ? वो एक एसेट्स
लेनदार जो लेनदार है वह धंधे की लायबिलिटी कहा जाता है, और लेनदार और देनदार धंधे की मिलकर कहा जाता है। क्यों? कि इन फ्यूचर हमको उससे रकम मिलने वाली है, ठीक है ना। वह प्रमाण तय करने के लिए भी हिसाबी पद्धति रखी जाती है, ठीक है। उसी तरह से धंधे की नफा करकता मापने के लिए कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जब तक हमको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तभी बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। इन फ्यूचर हमको लॉस होगा तो बिजनेस हम कंटिन्यू करेंगे नहीं, ठीक है ना। और नफा करकता में भी हमको ऐसे मापने का कि 2019 में हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख हुआ, तो 2020 में हमको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 1,50,000। यानी प्रॉफिट है वह इंक्रीज होता जाना चाहिए, ठीक है ना। हमको लाभ हमेशा बढ़ता जाना चाहिए। 2019 में 1 लाख हुआ, 2020 में 80,000 हुआ, तो यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। तो बिजनेस को कंटिन्यू रखना बहुत ही रिस्की हो जाता है, तो ज़्यादा समय तक हम बिजनेस को नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए धंधे की नफा करकता मापने के लिए बिजनेस जो हमारा है डेवलप कर रहा है कि नहीं, उसके लिए भी हिसाबी पद्धति रखी जाती है, ठीक है। अगर लाभ कम हो रहा है तो योग्य स्टेप उठाकर धंधे में अलग अलग सजेशन अलग अलग स्टेप उठाना चाहिए, जिससे हमारा लाभ बढ़े। ऐसे कदम को उठाने चाहिए, इससे प्रॉफिट इंक्रीज हो। लाभ यह क्या है, धंधे का पैरामीटर माना जाता है। इसके बेस पर ही हमारा भविष्य टिका होता है। अगर धंधे में लाभ होगा तभी ही धंधा अच्छी तरह से काम करता रहेगा। अगर हानि होगी तो बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे नहीं रखेंगे। इसलिए लाभ को टाइम टू टाइम उसकी मापा जाता है और उसे इंक्रीज करने का अलग अलग स्टेप्स उठाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट है धंधे की आर्थिक स्थिति। धंधे की क्या इकोनॉमिक पोजीशन है, धंधे की क्या आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति यानी धंधे के पास कितनी मिलकतें हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितनी मिलकतें हैं, कितनी जवाबदारी है। अगर धंधे के पास मिलकत ज्यादा है, जवाबदारी कम है, तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी करनी जाती है। जैसे कि हमारे पास मशीनरी बिल्डिंग वगैरह 10 लाख की है, और उसके अकेट्स में हमारी लायबिलिटी सिर्फ 5 लाख की है, तो हमारी आर्थिक परिस्थिति मजबूत है, स्ट्रांग है, हम लोग ऐसा कहेंगे, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है ना। आर्थिक परिस्थिति के आधार पर ही कोई भी विनियोगकर्ता होगा, हमें इन्वेस्ट करने की रुचि दर्शाएगा, तभी हमारी नई प्लानिंग योजनाएं बनती जाएगी और हमारा बिजनेस डेवलप करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हिसाबी पद्धति रखने का लास्ट उद्देश्य कौन सा है, भूल और छल कपट को रोकना। नहीं, बिजनेस में असंख्य व्यवहार होते हैं, कई सारे व्यवहार होते हैं। कई बार क्या होता है, उन व्यवहारों को हम लोग लिखना रह जाता है, भूल जाते हैं किन्हीं कारणों से। वह भूल को रोकना और जो ट्रांजैक्शन लिखने, व्यवहार लिखने रह गए हैं, उनको फिर से लिखना, उन भूल को खोजकर भविष्य में न हो, इस तरह से स्टेप उठाए जाते हैं। और छल कपट पूछना, यानी किसी ने हमारे साथ बिजनेस में फ्रॉड कर लिया है, किसी को हमने 10,000 का माल, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का माल बेचा था, उन्होंने हमारे साथ छल कपट किया, नहीं दिया, वो 10,000 रुपये नहीं दिए, तो हम लोग कैसे बताएंगे इसने हमारे साथ चीटिंग की है। उसको जब माल बेचा होगा तो हमने उसको वाउचर या बिल वगैरह दिया होगा, हमारे पास कुछ एविडेंस होगा, कुछ प्रूफ होगा, उसके आधार पर ही लोग बता सकेंगे कि इस पर्सन ने हमारे साथ चीटिंग की है, छल किया है, हमको पेमेंट नहीं की है, वह हम उसको रोक सकेंगे। या कई बार ऐसे होता है बिजनेस में कि हमारे पास माल पड़ा है, उसमें जो एम्प्लॉइज वगैरह काम कर रहे हैं, उन पर हम विश्वास कर क्या करते हैं, उनको चाबी वगैरह तो शॉप की दे देते हैं, वह माल चोरी कर रहा है। हमको मालूम कब पड़ेगा, जब हम लोग स्टॉक देखेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा स्टॉक में घट है, शॉर्टेज है, तब उसको हम लोग रोक सकेंगे। इसलिए भी हिसाबी पद्धति रखी जाती है, इसका रखने का मुख्य उद्देश्य यह होता है, ठीक है। ये हमने क्या डिस्कस किया, हिसाबी पद्धति के उद्देश्य के बारे में पढ़ा। 9 पॉइंट थी जो पेज नंबर 4 पे दी है। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से लिख लेना और बिना देख के मुझे
आप लोग मैसेज करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट हो उसके रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।